बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस टू माय सेल्फ। माय नेम इज हुसैन रज़ा एंड आई एम a lecturer of the Commerce and Accountancy. And class today we are going to be discuss an interesting topic related to the principles of accounting icon part 2 non-profit making organization. Non-profit making organization. जी क्लास टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऐसी एनजीओज होती हैं जिनका बुनियादी मकसद नफा कमाना नहीं होता, पैसा कमाना इनका बुनियादी मकसद नहीं होता। ये लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो बुनियादी मकसद है वो नफा कमाना नहीं होता। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर दोस, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलें, नॉन प्रॉफिट मेकिंग organizations are those which do not buy, manufacture, or sell goods. These organizations work for the prosperity of the people. इस ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी मकसद लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना होता है। द मेन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अनप्रॉफिट। इसका बुनियादी मकसद इस ऑर्गेनाइजेशंस का, इन ऑर्गेनाइजेशंस का मुनाफा कमाना नहीं होता है, क्योंकि विच डोंट बाय, मैन्युफैक्चर और सेल गुड्स, ना ये चीज़ें खरीदती हैं, ना ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं, ना ये चीज़ों को बेचा जाता है। इनका बुनियादी मकसद क्या है भाई? लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो है वो काम करना, इनका बुनियादी जो है वो मकसद होता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, इफ वी वांट टू चेक द एग्जांपल्स ऑफ एन एनपीओ, तो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं स्कूल्स आ जाएंगे, क्लास आ जाएंगे, कॉलेजेस आ जाएंगे, हॉस्पिटल्स आ जाएंगे एंड एक्सेट्रा। दीज आर सम एग्जांपल व्हिच आर रिलेटेड टू द एनपीओ। जी क्लास, उम्मीद है कि एनपीओ का जो है वो आपको जो है वो समझ आया होगा कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि इनका बुनियादी मकसद क्या होता है। आगे चलते हैं, बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमें अकाउंटिंग में इस चैप्टर को शामिल करने की वजह क्या थी? क्या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी अकाउंटिंग की जाती है? जी क्लास, जिस तरह से हम बिजनेस के लिए एक अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, जैसे हमारी ट्रेडिशनल अकाउंटिंग चल रही होती है, इसी तरह से एनपीयू की रिकॉर्डिंग के लिए भी हम अकाउंटिंग करेंगे। क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्टिविटीज दो किस्म की होती हैं। लेट्स सपोज एक्टिविटीज दो किस्म की होती हैं। एक का मकसद प्रॉफिट मोटिव होता है और कुछ सोशल होती हैं, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि जिसका मकसद प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, बल्कि लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए एक्टिविटीज जो है वो हम कहते हैं। प्रॉफिट मोटिव यानी कि ये आप समझ लें कि ये हमारे पास बिजनेस के लिए वर्क किया जा रहा है, ये बिजनेस है, और ये हमारे पास नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है।
डिफरेंस बिटवीन द आपके बिजनेस और आपके नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में अकाउंटिंग किस तरह से जो है वो क्लास की जाती है। अब देखिएगा क्लास प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस का बुनियादी मकसद क्या है। एक्टिविटीज दो किस्म की होती हैं, एक ऐसी एक्टिविटी जिसका बुनियादी मकसद प्रॉफिट मोटिव होता है एंड दूसरा एमपीयू है जिसका मकसद जो है वो क्या है, सोशल, लोगों की अफलाह बहबूद के लिए काम करना, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना, लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करना। जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे ऑर्फन स्कूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ओल्ड एज होम बनाए जाते हैं। एबी वालों की इज द बेस्ट एग्जांपल इन एनपीयू ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। जी क्लास प्रॉफिट मोटिव की अगर बात करें तो दोनों के लिए क्लास अकाउंट्स चाहिए, यानी कि अकाउंटिंग चाहिए, दोनों के खाते हम बनाते हैं। आइदर के वो एनपीयू है या आपके पास क्या है, आपके पास बिजनेस फॉर्म में है। अकाउंट्स के बाद क्लास यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मतलब अकाउंट्स के बाद ऑब्वियसली कि आपको ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाना पड़ेगा, और इधर भी क्लास एनपीयू में भी हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद बिजनेस में हम क्या करते थे, बिजनेस जो अकाउंटिंग में हम क्या करते थे, हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और इधर क्या हम बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट की जगह पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना बल्कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक हो गया। अब क्लास ट्रेडिंग अकाउंट से के बाद हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, इसकी रिप्लेसमेंट में यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्लास हम यहाँ पे क्या बनाते थे, हम यहाँ पे बनाते थे भाई बैलेंस शीट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद भी हम क्या बनाते थे, यहाँ पे बैलेंस शीट, यानी कि हम एनपीयू में भी बैलेंस शीट बनाएंगे। Is it clear? Class, there is a main difference between the business and NPO non-profit making organizations. एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि what is the main purpose of the non-profit making organizations. Non-profit making organizations are those organizations which do not buy, which do not manufacture, which do not sell goods, sell product. अब हमने कहा था अगर इनका कंपैरिजन कर लेते हैं बिजनेस का और एनपीओ का, तो हमने इसकी रिप्लेसमेंट में क्या क्या बनाना होता है। क्लास देखिएगा, एक्टिविटीज आपके पास दो किस्म की होती हैं। अगर बिजनेस एक्टिविटीज का देखा जाए तो हमारे पास बिजनेस एक्टिविटी का बुनियादी मकसद क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। लेकिन अगर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का देखा जाए तो ये सोशल होती है, यानी कि इनका बुनियादी मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता। क्लास दूसरे नंबर पे दोनों के लिए आप अकाउंट्स तो करेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली कि आप जरूरी नहीं कि जिसके लिए आप जिससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, जिस बिजनेस से सिर्फ उसके लिए ही आप अकाउंट्स बनाएंगे। अकाउंटिंग आप जो है वो सोशल बिजनेस के लिए भी, या आप कह सकते हैं कि एनपीयू के लिए भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। जी क्लास, हमारे पास यहाँ पे अकाउंट्स के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, यहाँ पे भी हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। अच्छा क्लास, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे चीज बता दूं। ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, और इससे हम क्या निकालते हैं, एनालिटिक ग्रॉस लॉस। दो चीजें हमारे पास होती हैं, या ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और या ग्रॉस लॉस आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का ताल्लुक आपकी सेल और परचेज से होता है, ठीक है। सेल कितनी हुई, परचेज कितनी, यानी कितने का लिया, कितने का सेल किया, यानी इसमें ये चीजें शामिल होती हैं, आपको पहले पता है। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये समरी ऑफ कैश बुक होता है। कि भाई कितना कैश आया, कितना गया। ये ट्रेडिंग अकाउंट की रिप्लेसमेंट में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाया जाता है। अच्छा बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मिलता है, यहाँ आपको प्रॉफिट मिलेगा और यहाँ आपको लॉस मिलेगा, इस चीज का आपको आइडिया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चूंकि आप देखिएगा
या तो आपको डेफिसिट मिलेगा। ठीक है, अब सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है अभी हम इसकी तरफ बात करेंगे। बैलेंस शीट किसको शो करती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, यानी कि बैलेंस शीट किस चीज को शो करती है। तो सेम है, यहां पे भी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगी एनपीयू के लिए। ओके, फाइनेंशियल पोजीशन को जो है वो यहाँ पे भी शो किया जाएगा। एक दफा फिर से मैं आपको बता देता हूँ, क्लास एक्टिविटीज दो किस्म की होती हैं। एक हमारे पास बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, एक हमारे पास सोशल एक्टिविटीज होती हैं। बिजनेस एक्टिविटी का बुनियादी मकसद क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। इसका बुनियादी मकसद सोशल होता है, यानी कि लोगों को प्रोस्पेरिटी प्रोवाइड करना, लोगों की खुशहाली के लिए वर्क करना, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना। और क्लास में आपको बताया कि अकाउंट्स दोनों के लिए चाहिए। इधर हम अकाउंट्स करते हैं, इधर भी हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग के बाद यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, यहाँ पे भी हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। क्लास यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है और यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है कि समरी ऑफ द कैश बुक होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बिजनेस में बनाते थे तो वो प्रॉफिट या लॉस को शो करता था, लेकिन एनपीयू में इसकी रिप्लेसमेंट में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है क्लास बना रहे होते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद हम यहाँ पे नीचे देखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से यहाँ पे हमें सरप्लस मिलता है, यहाँ पे डेफिसिट मिलता है। इसके अंदर हम बात करते हैं अभी। फिर उसके बाद क्लास बैलेंस शीट यहाँ पे बिजनेस में बनाई जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। लेकिन अगर हम एनपीयू में बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद हमारे पास यहाँ पे भी उसी तरह से बैलेंस शीट जो है बनाई जाती है। बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जो है वो शो कर रही होती है। तो क्लास उम्मीद है कि आपको एनपीयू का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। आने वाली जो वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि हमारे पास आने वाली जो वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि हमने किस तरह से इसकी न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करना है। क्लास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने आपको पहले बताया, समरी ऑफ द कैश बुक जो है वो होती है। अगर हम बात करते हैं सरप्लस की और इसके अलावा हम बात करते हैं डेफिसिट की, तो क्या होता है आगे भाई हम सरप्लस और डेफिसिट की बात करते हैं। उम्मीद है कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो मैंने आपको अभी कंपैरिजन करके बताया कि एनपीयू में और आपके बिजनेस में जो है वो क्या फर्क है, क्या क्या हम चीजें जो है बनाते हैं। ठीक हो गया जी। क्लास अगर हम बात करते हैं सरप्लस की, सरप्लस का क्या मतलब होता है? अगर इसकी डेफिनेशन देखें, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स। अगर आपकी इनकम ज्यादा है आपके एक्सपेंस से, मतलब यू कैन से कि आप सरप्लस फॉर्म में हैं। लेट्स सपोज कि हम क्या करते हैं, हम अगर हमारी इनकम है जी अगर फर्स्ट करें मिसाल के तौर पे मेरी इनकम आई है 10,000 और मेरे एक्सपेंस आए हैं 8,000, तो 2,000 से हम क्या है भाई, 2,000 से हम सरप्लस में हैं। ठीक हो गया। क्लास एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर हम डेफिसिट की बात करें तो इसके इनवर्स होगा। अगर हम डेफिसिट की बात करें, मैं यहां पे लिखता हूं डेफिसिट, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो क्या आएगा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स ओवर किस पे है, ओवर इनकम। मसलन कि आपकी इनकम जो सी है वो कम है, एक्सपेंस आपके यहाँ पे जो है वो ज्यादा है, तो इस तरह से आपको डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब लफ्ज़ी है कि खसारे में है, आप खसारे में हैं, आपका बजट आउट है। तो क्लास ये था सरप्लस और जो है वो डेफिसिट के इस तरह से हमने जो है वो करना है। ठीक है। अब क्लास यहाँ पे मैं आपको चीज बता दूं कि हमारे पास हमने क्या करना है, हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है क्लास दिया होगा, उसकी बेस के ऊपर हमने क्या बनाना है, हमने उसकी बेस के ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो अकाउंट बनाना है। ठीक है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा उसको ऊपर लिख देते हैं ताकि हम क्वेश्चन को इस तरीके से जो है सॉल्व कर सकें जी। चैप्टर हमारे पास 2
नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी क्लास, देखते हैं हमारे पास एनपीयू का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको पहले हम पढ़ लेते हैं और फिर हम अच्छे तरीके से इसको सॉल्व आउट करेंगे कि हमने इसको किस तरह से जो है सॉल्व करना है। सुहेल अफजल की किताब है मेरे पास और इसका पेज नंबर है 94, जिसमें उसने कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसने क्या बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने यहाँ पे क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने बनाना है। ठीक है क्लास, सबसे पहले आप अगर आप उसके बिजनेस का सॉरी एनजीओ का कोई नाम है तो मेंशन करेंगे, नहीं तो आप क्या लिखेंगे नेम, और नेम के बाद आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर नेम है तो क्लास मैं सॉल्यूशन सीधा करने जा रहा हूं। सबसे पहले क्लास क्या लिखेंगे आप, अगर एनजीओ का कोई नाम है तो आप नेम लिखेंगे, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप नीचे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। किस डेट को बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 को हम जो है क्लास यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास इनके फॉर्मेट है। फॉर्मेट में किस तरह से ड्रा करेंगे, आप इस तरह से जी क्लास। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सपेंस लिखेंगे, एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स के बाद अमाउंट कॉलम बनाएंगे, देन हम इनकम का कॉलम यहाँ पे बना लेंगे। ऑब्वियसली आपको पता है कि ये हमारे पास जो है डेबिट साइड पे शो कर रहा है और ये हमारे पास जो है क्लास क्रेडिट साइड पे जो है यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले है उसने दिया हुआ हमारे पास है सैलरीज एंड वेजेस। क्लास हमारे पास जो एडजस्टमेंट है, नीचे जो एडजस्टमेंट होगी उसके हमें इफेक्ट्स डबल करने हैं। जैसे कि हमारे पास सब्सक्रिप्शन है और नीचे सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स अमाउंटेड 700। करंट ईयर अगर सब्सक्रिप्शन आ जाए तो उसको उसी सब्सक्रिप्शन में ऐड अप करते हैं। पहले हम एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं, सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस कितना है 1100। रेंट है तो ये सारे हमारे एक्सपेंस है, एक्सपेंस हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। रेंट है 1000, अगर किसी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है तो उसके ऊपर एडजस्टमेंट भी हमने करनी है। आप ये देखिएगा जनरल एक्सपेंसेस हैं, जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं 1100। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे पास 250। रिपेयरिंग चार्जेस हैं, रिपेयरिंग चार्जेस कितने हैं 300। अच्छा क्लास, एडजस्टमेंट उसने दी है, एडजस्टमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन के एडजस्टमेंट जिसका हमने यहाँ पे इफेक्ट डालना है। एडजस्टमेंट हमारे पास क्या है, एडजस्टमेंट देखिएगा मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट लिख देता हूँ ताकि जब हम क्वेश्चन जैसे भी क्वेश्चन हल कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो एडजस्टमेंट में ये है कि उसने हमें बताया हुआ है कि एडजस्टमेंट में हमारे पास क्या है कि द सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, एरियर्स आउटस्टैंडिंग ड्यू, ये सब एक ही नाम है 700। पहली एडजस्टमेंट ये है। दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, दूसरी एडजस्टमेंट उसने बताई हुई है क्वेश्चन में कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%।
लाइफ मेंबरशिप फी क्रेडिटेड टू रेवेन्यू। ठीक हो गया। अब क्लास देखिएगा, हमारे पास जो पहले एडजस्टमेंट आ गई है कि हमने डेप्रिसिएशन भी लेनी है फर्नीचर के ऊपर। तो एज यू नो कि डेप्रिसिएशन हमारे पास एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर किस तरह से लेंगे आप देखिएगा। सबसे पहले फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, फर्नीचर की वैल्यू देखिएगा। फर्नीचर की वैल्यू क्लास ने हमें बताई है 1600। अब आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे। का 10% नहीं 160 आ जाता है। तो भाई यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 160। जी क्लास अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास आगे क्या आ रहा है कि सब्सक्रिप्शन है कितना 3260 की सब्सक्रिप्शन है, लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट इसे फाइनल कॉलम में नहीं लिख रहा। 3260 की ऐड है करंट ईयर, ऐड एरियर्स है आउटस्टैंडिंग जो कि कितनी आ रही है हमारे पास यहाँ पर उसने बताया है 700। अगर इनका सम करें तो हमारे पास क्या आता है 0693, तो 3960, यानी कि हमारे पास जो है वो सब्सक्रिप्शन आ गई है। क्लास याद रखिएगा करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन हम जो है वो ऐड करेंगे अगर एडजस्टमेंट में है, अगर लास्ट ईयर की या नेक्स्ट ईयर की होगी तो उसको हम लेस करेंगे। ये मैं आपको चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्लास हमारे पास है लाइफ मेंबरशिप फी, जो कि उसने कहा था कि आपने क्रेडिट कर देना है रेवेन्यू में, और वैसे भी क्रेडिट ही होनी थी। लाइफ मेंबरशिप फी 500 से क्रेडिट हमने कर दिया। इसके अलावा क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, इसके अलावा वो कह रहे हैं इंटरेस्ट 360 इंटरेस्ट रिसीव्ड आपने चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट है आपका, तो ये भी 360 यहाँ पे आएगा। इंटरेस्ट कितना है बाय 360। इसके अलावा एडमिशन फी है, एडमिशन फी 480, और मिसलेनियस रिसीट्स भी छोटी छोटी आमदनियां भी हमारे पास यहाँ पे आएंगी 100। अब क्लास आपने क्या करना है, अब आपने बड़ी साइड का टोटल दो तरफ लिखना है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो है इनकम साइड जो है वो यहाँ बड़ी आ रही है, तो हम इनकम साइड का टोटल दोनों साइड पे लिख लेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इस तरह से कर देता हूँ ताकि हमारे पास क्वेश्चन की खूबसूरती में और इजाफा हो जाए, ताकि लाइनें प्रॉपर तरीके से लगें, ठीक है। आप देखिए क्लास क्वेश्चन तो हमारे पास खत्म हो गया, डाटा तो हमारे पास खत्म हो गया। आप देखिएगा अगर हमने इसका सम किया तो बड़ी साइड हमारे पास ये आ रही है, तो इसका सम करके देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 54,000। इधर भी क्या आ रहा है 54,000। अब क्लास अगर मैं आपको बताया था कि अगर इनकम साइड बढ़ी आती है तो आप उसमें से सारे एक्सपेंस लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सरप्लस। सरप्लस लिख सकते हैं या एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। ये सरप्लस हमारे पास कितना आया है 1490। तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया है। क्लास उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आई होगी कि किस तरह से आगे मैं आपको ये चीज यहाँ पे लास्ट क्लियर कर दूं कि हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है तो एसेट साइड डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सपेंस के तौर पर आई है। हमने एसेट नहीं लिखा क्योंकि एसेट का ताल्लुक आपके बैलेंस शीट से होता है, लायबिलिटी का ताल्लुक आपकी बैलेंस शीट से होता है। तो क्लास ओपनिंग और जो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस था हमने उसको भी यहाँ पे इग्नोर किया है क्योंकि वो हमारे पास जो है वो बैलेंस शीट में जाना था। जी क्लास उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन किसी तरीके से समझ आई होगी। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हमारे पास लफ्ज आउटस्टैंडिंग, लफ्ज ओइंग या ड्यू वगैरह आ जाए तो वो हमारे पास आउटस्टैंडिंग होता है। अगर करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग होगी तो भाई उसको हम ऐड करेंगे, अगर नेक्स्ट ईयर की होगी तो उसको हम क्या करेंगे लेस करेंगे, और अगर प्रीवियस ईयर होगी तो उसको हम भी लेस करेंगे। अभी क्लास अब इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो
जल्दी के हिसाब से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग इज द रिसीट एंड द पेमेंट अकाउंट्स ऑफ द यंग मैन सोसाइटी for the year ending 31st December 2016. You are required to prepare the income and expenditure account for the year ending 31st December 2016. प्लस आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है और हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है और सिर्फ एक चीज यहाँ पे दी गई है एडजस्टमेंट में कि आपने जो स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है 31 दिसंबर 2016 को उसकी वैल्यू 4000 थी, जब आपने खरीदा उसकी वैल्यू आपके पास कितनी थी, वो 5000 थी। इसका मतलब ये है कि ये लॉस हुआ है, बस ये हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं जिसमें हमें यंग मेंस सोसाइटी का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट करना है क्लास, और हमारे पास जो डेट है वो 31 दिसंबर 2016 ही है। तो हम इसको रेज कर देते हैं और अपनी एडजस्टमेंट उसी तरह से लिख लेते हैं कि भाई हमारी एडजस्टमेंट क्या है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जी क्लास क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले वी हैव टू राइट द नेम हियर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 और हमारे पास यहाँ पे है यंग मैन सोसाइटी, और इसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, income and expenditure account for the year ended 31st December 2016। क्लास इसने वो भी आपको बता दिया था। अब हम इस तरह से इसका ड्रा करेंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट ड्रा कर लिया। जी क्लास हमारी डेबिट साइड पे हमारे एक्सपेंडिचर आने थे, एक्सपेंडिचर्स के बाद हमारे पास यहाँ पे हमारी इनकम आनी थी। ऐसे ही होंगे हमारे पास ये डेबिट साइड पे शो कर रहा है और ये हमारे पास क्रेडिट साइड पे जो है वो शो कर रहा है। क्लास इसकी एडजस्टमेंट सिर्फ एक थी, एडजस्टमेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हमें कोई मसला ना हो। क्वेश्चन तो सारा मैं यहाँ पर पंच नहीं कर सकता, लेकिन एडजस्टमेंट जो कि मैं लिख देता हूँ। एडजस्टमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 की स्पोर्ट्स मटेरियल वैल्यू और 31st December 2016 and rupees 4000। जी क्लास हमारे सिर्फ एक एडजस्टमेंट ये आई है, बाकी तो मामला बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल ओके है। अब देखिएगा एक्सपेंडिचर साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास आया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। जी क्लास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, कितना एक्सपेंस है भाई 465 से। देन हमारे पास क्लास है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स है हमारे पास 1110। देन हमारे पास है रिपेयर्स, रिपेयर्स में हमारे पास है भाई 650। डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, आप क्या सीखिएगा डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, उसने खुद ही आपको यहाँ पे निकाल के दिया हुआ है, आपने सिर्फ लिख लेना है डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल। जी
1000 डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, क्योंकि क्लास देखिएगा आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल की वैल्यू कितनी थी 5000 थी, लेकिन आप कितनी है 4000, तो 5000 में से 4000 निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1000। तो ये आप कह सकते हैं कि हमारे पास डेप्रिसिएट हो गया है स्पोर्ट्स मटेरियल में। डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, तो हम यहां पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल मटेरियल कितना 1000। ठीक हो गया। अब क्लास हमारे पास आ रहा है प्रिंटिंग एंड एक्सपेंसेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 250 की, ये भी हमारा एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड एक्सपेंसेस के बाद रिपेयरिंग चार्जेस, रिपेयरिंग चार्जेस है 300। एडजस्टमेंट क्लास हमारे पास एक ही थी जो मैंने अभी कर दी है। इसके बाद अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पे है कि एक और चीज यहाँ पे मेंशन की गई है कि सेल ऑफ द फर्नीचर जो है आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, उसकी बुक वैल्यू थी 1000, लेकिन आपने इसको सेल किया है 685 में, यानी कि सेल ऑफ फर्नीचर कितना था, सेल ऑफ फर्नीचर कितने में किया, आपने सेल ऑफ फर्नीचर को किया 685 में सेल किया, लेकिन उसकी जो बुक वैल्यू थी वो कितनी थी, उसकी बुक वैल्यू थी 1000। तो 1000 में से 685 प्लस करेंगे तो 315 आपके पास लॉस ऑन दी सेल आपका फर्नीचर, जो कि वो भी आपके पास एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना आ गया 315। क्लास इसके अलावा अगर इनकम साइड की बात करें तो हमारे पास मौजूद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शंस की वैल्यू है 8565। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो भी आपकी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स हैं 200। सेल ऑफ ओल्ड पेपर, आपने ओल्ड पेपर किया तो हमारे पास कितना आया 465। receipts from liquidation, eight six five miscellaneous receipt, one two five entrance fee, 650 donations, 6000। अब क्लास हमें ये देखना है कि हमारे पास ये सरप्लस में आ रहा है या किस में आ रहा है। क्लास यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, फर्नीचर था, वो हमारे पास नहीं लिखा जाएगा क्योंकि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपका एसेट है, फर्नीचर जो है वो भी आपका एसेट है। लेकिन क्लास इन्वेस्टमेंट और अगर फर्नीचर के ऊपर आपके पास अगर फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन आ जाए तो हमने चार्ज करनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया भी हुआ है। ठीक है। इसके अलावा क्लास हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं रिसीट साइड पे और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास पेमेंट साइड पे दिया हुआ है, इसको भी हम जो है इग्नोर करेंगे। बुक्स दी गई हैं, बुक्स हमारा एसेट होता है, इस तरह से हम उसको बैलेंस शीट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अभी उसकी बैलेंस शीट क्लास हमें नहीं कहा। अब आपने इसका सम अप करना है तो हमारे पास जो सम अप आ रहा है वो है 16870 इनकम साइड का टोटल, दोनों साइड पे लिखा जाएगा
16,870। 16,870 में से अगर हम एक्सपेंडिचर्स की सारी साइड को लेस करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 11,830 है। 11,830, तो हम इसको कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, या एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, सॉरी, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसको भाई हम सरप्लस भी कहते हैं। यहाँ इसका दूसरा नाम है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स। जी क्लास, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस के अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।